नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रथम मुस्लिम आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार हुई, इससे संबंधित समस्त क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश के समस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना करता है। कब करता है? 1206 में, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इस गुलाम वंश को हम ममलूक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ममलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? देखिए, लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला। तो लाख बख्श किसे कहते थे? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए, इसको अढ़ाई भी कहते हैं। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये क्या है? ये है ऑप्शन ए, मस्जिद। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कहाँ है? अजमेर में है। इसकी जो मूल स्थापना हुई थी वो करी थी विग्रहराज ने। विग्रहराज ने ये एक संस्कृत विद्यालय बनाया था, सरस्वती विद्यालय भी कहते थे, सरस्वती मंदिर विद्यालय था। तो इसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। और इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की भी स्थापना की थी। और कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि कुरान ख्वां किसकी उपाधि है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है। ठीक है, कुरान ख्वां। और एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी? देखिए, कुतुब मीनार की स्थापना की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। देखिए, कुतुब मीनार की जो स्थापना हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में उसने कुतुब मीनार की स्थापना की थी। इस कुतुब मीनार का काम तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, लेकिन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और वो काम अधूरा रह जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश कुतुब मीनार का काम पूरा करता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है मैंने अभी आपको बताया कहाँ है, दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? यह है अजमेर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दिल्ली एवं अजमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? मैंने अभी आपको बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। और बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ था, इस कुतुब मीनार की जब चौथी मंजिल टूट गई थी तब 2 मंजिल और इसने बनवाई थी, मरम्मत करवाई थी। तो फिरोज शाह तुगलक भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं होता। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखिए, इसमें जो 2 ऑप्शन इसमें शो नहीं हो रहे, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर। देखिए, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी के कई सारे उत्तराधिकारी थे जो दिल्ली सल्तनत को हथियाना चाहते थे, जैसे कुबाचा और यलदौज। तो और इसके साथ ही एक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो राजा बना दिया जाता है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कर देता है तो उसको एक हमेशा डर सताता था कि कहीं कुबाजा हमला ना कर दे या फिर यलदौज हमला ना कर दे। तो वो कुबाजा के साथ तो अपनी बहन की शादी करा देता है, तो वो कुबाजा को अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन यलदौज से उसे हमेशा डर बना रहता था। तो यलदौज से सामना करने के कारण ही वो लाहौर में अपनी राजधानी बनाता है। और इस कारण वो कभी भी दिल्ली नहीं आ पाता। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? वो थी लाहौर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी?
तो हम सभी जानते हैं उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। ऑप्शन डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान मतलब पोलो, जब वो पोलो खेल रहा था तब वो घोड़े से नीचे गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। अभी मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर में बनाई थी। तो लाहौर से बाद में दिल्ली राजधानी शिफ्ट कौन करता है, तो वो करता है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश करता है। ठीक है, और इसी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, वास्तविक क्यों, क्योंकि दिल्ली ट्रांसफ़र कर रहा है राजधानी, अब भारत के केंद्र में राजधानी आ चुकी है, और इसके अतिरिक्त ये अन्य बहुत सारे काम करता है। वो काम हम अभी अन्य क्वेश्चन में जानेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। तो ये कौन था, ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश ऐसा पहला राजा था जिसने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। इसके अतिरिक्त इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए, तांबे के सिक्के भी चलवाए। जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें टका कहा जाता था। ये पूछा जाता है पेपर में कि टका किस धातु से बना होता था, चांदी से। ठीक है, और इसका भार कितना होता था, 175 ग्रेन। अगर मैं इसे ग्राम में बताऊं तो 175 का मतलब होता है 11 ग्राम। ठीक है, और जो तांबे का उसने सिक्का चलवाया था उसे कहा जाता था जीतल। क्या कहा जाता था, जीतल। देखिए इन नामों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो तांबे को आप ऐसे याद कर सकते हैं, तांबा, तो तांबा का स्टार्टिंग तौ से आया है और जीतल में बीच में तौ आ रहा है, तो तौ से आप याद कर सकते हैं जीतल, तांबा। ठीक है, और चांदी का टका। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, आगरा, लाहौर, बदायूं या फिर दिल्ली। तो राजधानी कौन थी, ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो किसने की थी, ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए सबसे पहले राजा कौन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद राजा बनता है आराम शाह। कौन बनता है, आराम शाह। लेकिन कुछ महीने ये राजा बनने के बाद इल्तुतमिश इसको मार देता है और अपना राजा बन जाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया, आराम शाह। आराम शाह की राजधानी भी कहाँ थी, लाहौर ही थी। आराम शाह के बाद राजा कौन बनता है, इल्तुतमिश बनता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, दिल्ली का। ठीक है, तो कौन था, ऑप्शन बी, इल्तुतमिश था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है। तो गुलामों को गुलाम किससे कहा जाता था, ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। देखिए सबसे पहले कौन, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, ये था इल्तुतमिश। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश कहाँ मिला था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक अनिलवाड़ा में युद्ध करने जाता है तो उससे वहाँ इल्तुतमिश मिलता है और इल्तुतमिश को वो खरीद लेता है और अपना दास बना लेता है। बाद में इल्तुतमिश की शादी अपनी बेटी से करवा देता है और इस प्रकार इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो कौन थी, ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको कहा इल्तुतमिश राजा बनता है, तो इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक राजा रहता है। ठीक है, देखिए 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज राजा बनता है। अब जब रुकनुद्दीन फिरोज राजा बनता है तो जो ये रुकनुद्दीन फिरोज था ये एक अयोग्य शासक था। इस समय जो सल्तनत की समस्त शक्ति थी ये इसकी माँ के हाथ में होती है। उसकी माँ का नाम था शाह तुर्कान। बाद में क्या होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग मतलब जो राजा के मंत्री वगैरह होते थे, ये मंत्री सब तुर्की थे। तो बाद में ये जो अमीर लोग थे, ये जो शक्तिशाली वर्ग जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो ये जो शक्तिशाली वर्ग थे, ये जो मंत्री थे, ये शाह तुर्कान से बहुत परेशान हो गए थे और जिस कारण ये फिर रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाते हैं और रजिया सुल्तान को फिर ये राजा बनाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। तो ये आया था ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के काल में। एक क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्यों हुआ था, देखिए जो चंगेज़ खान था ये मंगोल साम्राज्य का शासक था, तो उसमें ख्वारिज़्म साम्राज्य का एक शासक था जलालुद्दीन। तो ये जलालुद्दीन चंगेज़ खान के डर के मारे ये भारत आ जाता है
तो फिर चंगेज़ खां अपने दूतों को भारत भेजता है और कहता है कि जलालुद्दीन को किसी प्रकार से कोई सहायता ना दे और उसे मेरे हवाले कर दे। बाद में इल्तुतमिश उस जलालुद्दीन को कोई भी सहायता नहीं करता और फिर जलालुद्दीन वापस अपने भारत छोड़ के वापस चले जाता है। तो इस प्रकार फिर मंगोल आक्रमण का डर भी खत्म हो जाता है। तो पेपर में आपके आएगा कि सबसे पहले मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खां का समकालीन था, तो कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है कि चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था, तो उसका मूल नाम था तेमुचिन। क्या था, तेमुचिन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे, तो किसके शासनकाल में देखे गए थे, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये कब किया था, ऑप्शन सी इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन है, कई प्रकार से पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, क्या था, ऑप्शन सी तेमुचिन था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ये बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। जी, तैमूर ने तो मुल्तान पर अधिकार किया था, पर ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं था, ये किसके शासनकाल में हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। तैमूर ने भारत में कब आक्रमण किया, 1398 ईस्वी में। ठीक है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये भी गलत है। ठीक है, तो बी भी देखिए इसमें दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो ऑप्शन एक सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्ति किया था, तो अपना प्रथम सूबेदार नियुक्ति किया था, ऑप्शन डी मलिक जानी को। देखिए पहले वहाँ बिहार का जो सूबेदार था वो था एवाज। इल्तुतमिश इस एवाज को पराजित करता है और उसके बाद मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्ति कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, मतलब सत्ता से हटाने के में किसका हाथ था, तो किसका हाथ था, ऑप्शन सी तुर्कों का। देखिए रज़िया बेगम को सत्ता में बैठाने का भी किसका हाथ था, तुर्कों का था, और सत्ता से हटाने का भी किसका हाथ था, तुर्कों का ही था। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो उसका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, क्या था, बहाउद्दीन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो ये किसने अपनाई थी, ऑप्शन बी बलबन ने अपनाई थी। क्यों अपनाई थी, क्योंकि उसमें दिल्ली का जो आसपास का इलाका था वो बहुत जंगलों से घिरा हुआ था और वहाँ कई सारे डाकू वगैरह रहते थे, तो उनका सामना करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। देखिए पृथ्वीराज चौहान के जो नाम से प्रसिद्ध थे वो थे ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो भी मैंने आपको बताया कौन था, ऑप्शन बी इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया। देखिए टकसाल मतलब होता है जहाँ सिक्के बनते हैं, उसे टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल का नाम सबसे पहले किसने अंकित करवाया था, तो वो करवाया था ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निज़ामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था, तो निज़ामुद्दीन जुनैदी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो किसका था, ऑप्शन सी इल्तुतमिश का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया, तो इक्ता क्या था, जमीन का एक टुकड़ा था, जमीन का एक भाग था। जैसे आज के समय में सैनिकों को सैलरी दी जाती है, नगद सैलरी दी जाती है, उसमें नगद सैलरी का कोई प्रचलन था नहीं, तो वहाँ पर उसमें ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, ज़मीन का एक छोटा सा भाग दे दिया जाता था, और उन लोगों से कहा जाता था कि आप इसमें से जो भी भू राजस्व आएगा, जितनी भी कमाई होगी वो आपकी। ठीक है, तो उसे एकता कहा जाता था, और एकता में उन लोगों को वहाँ छोटी मोटी सेना रखने का भी अधिकार प्राप्त था। तो एकता को किसने प्रारंभ किया,
तो ये क्या था, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए कि इक्ता को समाप्त किसने किया, तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था। किसने अपने सिक्कों पर उमदत उल निस्वा छपवाया था, तो वो कौन था, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। देखिए उमदत उल निस्वा का मतलब होता है स्त्रियों में जो उदाहरणीय हो, स्त्रियों में जो उत्तम हो, स्त्रियों में जो उदाहरण देने योग्य हो, तो वो कौन थी, वो थी रजिया, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो कौन थी, ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, तो ये कौन था, ये था ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद था। जो नासिरुद्दीन महमूद था ये इल्तुतमिश का पोता था, ठीक है। और फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद राजा बनता है बलबन, तो बलबन का इल्तुतमिश से कोई संबंध नहीं था। तो जो इल्तुतमिश का अंतिम वंशज जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन था, वो था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। ये तुर्कान चहलगानी क्या है, 40 तुर्कों का, किसका, 40 तुर्की लोगों का जो बहुत शक्तिशाली थे उनका एक ग्रुप। इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। क्यों किया था, क्योंकि इन 40 लोगों को अपने साथ लाकर उसने क्या करा, अपना राज्य क्षेत्र उसने फैलाना चाहा और इसलिए उसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया, तो ये किसने किया था, ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, तो ये कथन किसका था, ये कथन था ऑप्शन ए इल्तुतमिश का था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी, तो वो कौन था। देखिए दोआब का कहने का मतलब है गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र था, मतलब कि जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, तो वो भूमि बहुत उपजाऊ थी, तो उसके आर्थिक क्षमता को किसने समझा था, तो वो कौन था, वो था ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी किसने धारण की, तो सल्तनत काल में सबसे पहले जो रावत अर्ज की पदवी थी, अर्ज मतलब होता है सेना प्रमुख, ठीक है। तो रावत होता था, उसमें रावत एक वीर पुरुष को कहा जाता था, जो अपनी वीरता के कारण जाने जाते थे, उन्हें रावत की उपाधि दी जाती थी। तो रावत अर्ज मतलब कि सेना में भी जो बहुत ऊंचे पद पर हो उसे रावत अर्ज कहा जाता था। तो ये सबसे पहले इसकी उपाधि किसको दी, इमादुल मुल्क को दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलबारी शासक कौन था, तो इसे इलबारी तुर्क भी कहते हैं, ये कौन था, ऑप्शन ए इल्तुतमिश था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है, तो ये कौन था, ऑप्शन ए आर.पी. त्रिपाठी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, तो प्रथम वैधानिक सुल्तान था ऑप्शन बी इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश वैधानिक सुल्तान कहने का मतलब है जब इल्तुतमिश राजा बनता है तो ये सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करता है। बगदाद का खलीफा कहता है कि इल्तुतमिश भारत का शासक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैधानिक कहने का मतलब वो वैध सुल्तान बन जाता है। तो ये प्रथम सुल्तान कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो इल्तुतमिश था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया, बात वही है खलीफा से जिसने सुल्तान की उपाधि वैध उपाधि धारण की, तो वो कौन था, ऑप्शन बी इल्तुतमिश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, तो अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो उसे लाल वस्त्र पहन के आने पड़ते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। अभी मैंने आपको बताया था ना, पहले वहाँ का एवाज वहाँ का सूबेदार होता है, इसे पराजित करके इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था, तो वो कौन था, ऑप्शन डी बलबन था, ठीक है। देखिए बलबन ने कई प्रकार की नई नई ईरानी प्रथाओं को चलन में लाया था, जैसे सजदा और पैबोज। सजदा और पैबोज क्या होते थे, तो सिजदा में क्या होता था, लेटकर राजा को प्रणाम करना पड़ता था, और पैबोस में राजा के चरणों को चूमना पड़ता था।
तो सिजदा और पैबूस थे। और इसके अलावा इसने ईरानी त्यौहार नवरोज़ को भी इसने अपने राजकाल में स्टार्ट करवाया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ईरानी प्रथाएं थी, अगर यहाँ पर गैर इस्लामी प्रथाएं आया है कहीं पर ईरानी प्रथा भी आ सकता है, तो वो किसने स्टार्ट किया? वो कह रहा था ऑप्शन डी बलबन ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत किसने की? कहीं पर सजदा मिलेगा, कहीं आपको सिजदा मिलेगा। ठीक है, बात एक ही है। तो सिजदा किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन ए बलबन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया तो किस पद्धति के आधार पर किया? ऑप्शन बी फारसी पद्धति के आधार पर। ठीक है, देखिए जिसे आज ईरान कहते हैं ना, ईरान देश, उससे पहले फारस कहा जाता था, तो फारस से फारसी। देखिए अगला क्वेश्चन है अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन सी जिल्लेलाही। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? ऑप्शन बी बलबन ने। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने स्वयं को नाइबे खुदाई कहा। देखिए नाइबे खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, तो किसने कहा? ऑप्शन बी बलबन। देखिए अगला क्वेश्चन है बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? तो ये अपने आप को चंगेज़ खां का वंशज मानता था, या महमूद गजनवी का, या फिर अब्बासी खलीफा का, या फिर अफरासियाब का? तो ये अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। अब ये अफरासियाब कौन था? ये था ईरान का, इसे वीर योद्धा माना जाता है। ठीक है, अफरासियाब। देखिए अगला क्वेश्चन है बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण का भय, ऑप्शन बी आंतरिक विद्रोह, ऑप्शन सी भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, और ऑप्शन डी उसका कमज़ोर स्वभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उसका कमज़ोर स्वभाव नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो ये किसका था? ऑप्शन सी बलबन का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी का दमन किया? अभी मैंने आपको बताया ना पहले कि तुर्कान चहलगामी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इसका दमन किसने किया? ऑप्शन बी बलबन ने। अगला क्वेश्चन है किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो किसने नहीं अपनाई? ऑप्शन बी बलबन ने नहीं अपनाई। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनाई, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक ने अपनाई थी, लेकिन बलबन ने कभी भी अपनी राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये कौन था? ऑप्शन ए तुगरिल खां। कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, पेपरों में। तो तुगरिल खां था, जिसने, ये बंगाल का गवर्नर था, इसने बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था बंगाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बलबन की सार्वभौमिकता और राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? तो इसका मूल स्रोत है ऑप्शन ए बर्नी। अभी बर्नी का मतलब क्या है? देखिए बर्नी एक लेखक है, इसने दो किताबें लिखी, एक लिखी थी तारीख़ फिरोज शाही और दूसरी लिखी थी फतवाए जहांदारी। तो जो तारीख़ फिरोज शाही है, इसमें इस बर्नी ने सल्तनत काल के स्टार्टिंग से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासनकाल के समस्त घटनाओं को इसने इस किताब में लिखा हुआ है, और इसी किताब में हमें बलबन के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही, ईश्वर का प्रतिनिधि उसने खुद को कहा। ऑप्शन बी है उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। ऑप्शन सी है उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये गलत है। प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इक़्तिदारी व्यवस्था को ख़त्म किसने किया? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन ए बलबन ने कहा था। ठीक है, और इसके बाद जिसमें कैकुबात लिखा है ना, ये बलबन के बाद राजा बनता है। ठीक है, और कैकुबात के बाद कौन बनता है? क्यूमर्स बनता है, और क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बलबन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, तो इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, वैसे इसका वास्तविक जो नाम था वो क्या था? मैंने आपको पहले भी बताया, बहाउद्दीन था। एक क्वेश्चन और आता है कि
नासिरुद्दीन महमूद ने इस बलबन को उल्लुग खां की उपाधि भी दी थी। किसकी उपाधि दी थी? उल्लुग खां की उपाधि। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि उल्लुग खां की उपाधि किसने किसे दी? नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को दी थी। और जो नासिरुद्दीन महमूद है ना, इसने ये एक ऐसा शासक माना जाता है, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है पेपर में। तो दोस्तों, आज हमने गुलाम वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये समस्त प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।